तो से पेट्रोल निकाल के जाएगा ना ना, देश के लिए इतना तो कर ही सकता है। चलो 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 टॉपिक पे आ जाओ। चलो स्टार्ट करेंगे। वो भी मैच देख रहे होंगे सर। साउंड आ रहा है सही से? साउंड आ रहा है? चलो सही है, ठीक है, साउंड क्लियर। चलिए, अदर सोर्सेज का टॉपिक चल रहा था ना। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट हम देख चुके हैं चैप्टर का। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करते हैं। एक पेज नंबर 166 पे आप आ जाओ। लास्ट वो गिफ्ट इनकम वाला प्रोविजन देखा था, उसके पहले डिविडेंड की बात की थी। ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए, बड़े टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। फिर पेज 166 पे कॉम्पनसेशन की बात हो रही है। कॉम्पनसेशन इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अगेन अ बैकअप प्रोविजन। वैसा है, अब मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली स्कीम है क्या। यहाँ पे आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय, एज एन ऑफिसर काम कर रहे हो, डायरेक्टर या केएमडी ऐसी कोई पोस्ट पे हो, एंड आपका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, यूजुअली ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको अपॉइंट किया जाता है। 3 इयर्स 5 इयर्स ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है, ये खत्म होने से पहले अगर आपको निकाल दिया जाए, टर्मिनेशन ऑफ द अग्रीमेंट, जिसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की हो तो निकाल दिया तो अलग बात है, लेकिन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, बट उनको आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, बोला ठीक है कंटिन्यू नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट, कोई उसके अंदर वो पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर उस सिचुएशन में जो एम्प्लॉय है वो क्या बोलेगा कि यार मेरा तो पैसों का नुकसान हो गया ना, 5 साल की बात हुई थी, 3 साल हुए आपने मुझे हटा दिया, तो 2 साल का जो मेरा रेम्यूनरेशन है वो चला गया, उसका क्या करें? तो वो 2 साल के रेम्यूनरेशन के बदले मुझे कुछ कॉम्पनसेशन तो दो। अब अगर यहाँ पे कोई कॉम्पनसेशन उसको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कॉम्पनसेशन उसकी इनकम नहीं होगी। वो इनकम उसके लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस ये बोलते हैं कि यार ये तो सैलरी से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो सैलरी में टैक्सेबल होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज बोली है कि भाई ये चीज वैसे सैलरी में टैक्सेबल होती है, बट अगर सैलरी के चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से कहीं पे टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, तो बैकअप ऑप्शन क्या है? अदर सोर्सेस। तो इस पॉइंट में टैक्सेबिलिटी आ रही है यहाँ पे, ओनली इफ इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सैलरी। ठीक है, ये पॉइंट। आप लैंग्वेज देख लो, एक ही लाइन का पॉइंट है, नीचे तो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक्चुअली इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो एक ही पॉइंट में कवर अप कर दिया। इसके बाद जो एग्जांपल्स है ना, वो रीडिंग लिस्ट है। ये सारी इनकम यूजुअली अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, ये पॉइंट क्लैरिफाई किया हुआ है, तो उसको उस सेंस में देखना है आपको। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली पेंशन वाला पॉइंट मैंने बता दिया था। एक बीच में ना वो फेयर मार्केट वैल्यू वाला जो टॉपिक है वो बाकी है, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। एक ही बचा है, थी लास्ट है, पेज नंबर 161। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू टू बी ट्रीटेड एज इनकम। उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बता दूंगा, बट अभी एटलीस्ट उसका प्रोविजन तो समझ लो कि हो क्या रहा है। कंपनी लॉ आपने पढ़ा है तो ये चीज बहुत अच्छे से रिलेट होगी। शेयर कैपिटल भी आपने पढ़ा हुआ है। तो एक शेयर की फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू से ऊपर एक सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। बहुत बार उससे भी ऊपर पैसे चार्ज किए जाते हैं एक्स्ट्रा, अदर देन सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी होगा, फेस वैल्यू 100 रुपए, प्रीमियम 20 रुपए, तो 120 रुपए का शेयर हुआ, लेकिन वो शेयर मार्केट में 150 रुपए में बिक रहा है, वो 20 के प्रीमियम से भी ऊपर। तो ये जो 30 रुपीज सरप्लस है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से नहीं मंगाया गया, वो जो अमाउंट है ना, वो कंपनी का प्रॉफिट है, एंड दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना, वो प्रॉफिट नहीं होता, ये अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ रिजर्व, इट इज नॉट अ प्रॉफिट।
तो वो 20 रुपीज जो है वो तो टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रीमियम के रिजर्व में रहेगा। लेकिन उससे ऊपर अगर आपको चार्ज कर रहे हो ना, तो वो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी वैसा। रियलाइज तो हो रहा है ना, अनरियलाइज कैसे हो गया? 150 में बेच रहे हैं ना। हाँ, तो 30 रुपए ऊपर आए ना, तो वो एक्स्ट्रा हो गया ना। जो मार्केट वैल्यू चल रही है प्रीमियम को मिला के, उससे भी कुछ ऊपर पैसा आ रहा है। ये कब होता है? जब शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो, तो लोग है ना शेयर प्रीमियम को मिला के जो मार्केट प्राइस होती है ना, उससे भी ऊपर पे करने के लिए रेडी होते हैं। मैं और एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ ऑन पे, मुझे शेयर चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो यहाँ पे फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बाकी ये सम्स में कैलकुलेशन बता दूंगा, 2-3 वेरिएशन आते हैं उसमें, तो अभी और डेप्थ में नहीं जाएंगे, चलेगा। चलो आगे बढ़े, बाकी प्रोविजंस कंप्लीट करते हैं। डिडक्शंस हैं पेज 168 पे। चैप्टर आपका 90% खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। पेज 168। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हम यहाँ पे बोला हुआ है कि पर्टिकुलर केस में जो आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें कुछ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका टैक्सेबल तो है, लेकिन उसके सामने आपको कुछ डिडक्शन मिल सकता है। वो डिडक्शन किस चीज का मिलता है वो भी समझो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, पैसा उधार लेके, बोरोड मनी जो होता है ना, वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में। रिस्की है, नहीं करना चाहिए। फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी हो तो एक बार चलता है, बाकी फ्लक्चुएटिंग वाले में कभी नहीं करना चाहिए। लोग पैसे लोन पे लेके इक्विटी में डालते हैं। अब कितना रिस्की है, इक्विटी तो नीचे भी जा सकता है, और लोन का फिक्स ब्याज लग रहा है आपका, तो वो तो गलत ऑप्शन हो गया। लेकिन ऐसा कुछ है कि आपको लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है, सपोज 8% पे, और कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है या कोई सिक्योरिटी है जो आपको 11-12% फिक्स रिटर्न दे रही है, तो बैठे बैठे पैसे कमाओ, कुछ करना भी नहीं है। 12% ब्याज कमा के 8% भर दो, 4% आपका। ऐसा भी होता है। तो अगर 12% इनकम है, तो 8% खर्चा भी तो है ना। तो बोल रहे हैं कि वो इनकम के सामने खर्चा क्लेम करने को मिलेगा। सिंपल हिसाब हो गया। नेट अमाउंट पे ही आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे टैक्स देना है। 12% इंटरेस्ट इनकम शो करोगे, तो उस इंटरेस्ट इनकम को कमाने के लिए 8% ब्याज भरा भी तो है, तो 8% खर्चा भी तो क्लेम करने को मिलना चाहिए ना। कॉमन सेंस वाली चीज होगी, वो यहाँ पे अलाउ किया वैसे। डिविडेंड्स के केस में और इंटरेस्ट के केस में दोनों में पॉइंट रेलेवेंट है, बट बोला अदर देन 222F। 222F वो बाईबैक वाला जो नया क्लॉज ऐड हुआ डेफिनेशन में, जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, डिविडेंड की डेफिनेशन। उसमें था सेक्शन 2 क्लॉज 22। उसमें 5 क्लॉजेस थे, ए से लेके ई, और फिर लास्ट क्लॉज एफ। अच्छा, वो ई क्लॉज में शायद मैं पॉइंट बताना भूल गया था, अभी स्ट्राइक हुआ, देख लो। जो 222 वाला पॉइंट था, ये जो चार थे ना, इसमें वो अप टू वाली कंडीशन थी, अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये बोला था। 222 ई वाला जो प्रोविजन है, डीम्ड डिविडेंड वाला, उसमें सिर्फ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही काउंट होते हैं। ठीक है। कैपिटलाइज वाला जो प्रॉफिट होता है ना, वो काउंट नहीं होता। मतलब यही लिमिट है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज द लिमिट। ऊपर कुछ ऐड नहीं करना होता। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि जो लिमिट है वो चेंज हो जाती है वैसे। तो ये पॉइंट था, शायद मेरा बताना स्किप हो गया होगा, तो अभी ऐड करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, अदर फंड्स। अब इसमें क्या होता है ना, पीछे एक प्रोविजन था कि प्रोविडेंट फंड के नाम पे जो पैसा आप सैलरी में से डिडक्ट करते हो, वो अगर आपने पे ऑफ नहीं किया एज एन एम्प्लॉयर, तो आपकी इनकम बन जाएगा, या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो सामने इन्होंने बोला कि भाई ये जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, अगर वो आपने आगे पे ऑफ कर दिया, तो आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो ना। मान लो आपने पे करने में लेट कर दिया, तो इस साल गवर्नमेंट ने उसको आपका टैक्स बना दिया, और अगले साल आपने जमा करवा दिया, तो जमा करवा दोगे तो डिडक्शन ले लेना। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय की सैलरी में से कट किया हुआ पैसा आपको अपने हाथ में रखना नहीं, उसको पे ऑफ कर देना, सिंपल कंडीशन। इनकम डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी प्लांट, जो भी है, पीछे बात हो रही है, मशीन्स रेंट पे देते हैं हम, या कंबाइंड रेंट आता है, फैक्ट्री प्लस मशीन्स, तो वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। तो उसके सामने उन मशीन्स पे, उस एसेट पे जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, वो सारा वो आप क्लेम कर सकते हो एज एक्सपेंस अंडर दिस हेड। ये भी अलाउ कर दिया। इसके बाद आ रहा है फैमिली पेंशन। ये तो मैंने बता दिया, रिपीट पॉइंट है। 15,000 या 33.3% वाला वो सेम है।
115 बीएसी वाली जो कंडीशन है उसमें कुछ चेंज है। 115 बीएसी था क्या, मैंने आपको बताया था, वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। अच्छा, वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में ना कल ही कुछ डिस्कशन हो रहा था, मैंने ना वो उसमें एक अमेंडमेंट था जो किया भी था, पता नहीं फाइल सेव नहीं हुई, कुछ एरर हुआ है, तो वो पुराना ही स्लैब प्रिंट हो गया है इसमें, ऐसा है। हाँ, पुराना स्लैब प्रिंट हो गया है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी बात निकली है तो चेंज करा देता हूँ। पेज नंबर 399। मुझे स्पेसिफिक याद था, मैंने चेंज करवाया है। पढ़ाते टाइम मुझे भी स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये पुराना वाला है और अपडेट नहीं हुआ है। 399 पे जो टेबल है ना, वो टेबल में रेट्स चेंज हुए हैं। वो जो ब्लॉक है 3 to 6 लाख वाला, वो हो गया 3 to 7 लाख, 1 1 लाख बढ़ गया। फिर नेक्स्ट हो गया 7 to 10 लाख। उसके बाद है 10 to 12 लाख। फिर सेम है 12 to 15 और 15 अबव। तो 6 लाख और 9 लाख वाला जो है ना, वो 1 1 लाख बढ़ा दिया उन्होंने। तो 3 to 7 कर दिया, 7 to 10 कर दिया। ये दो में चेंज है, बाकी का सेम है वैसा। वो एक करेक्शन था, मैंने स्पेसिफिक चेंज किया था, बट कितनी बार वो फाइल सेव करने में कुछ इशू आ जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो गई। इसमें सर वो डिडक्शन का पॉइंट था, डिडक्शंस का पॉइंट था कि आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसी बात हो रही है। अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ। यहाँ पे बोला है कि ऊपर जो प्रोविजन में था ना, 33.33% और 15,000 विच एवर इज लेस, तो बोला प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड अंडर 115 बीएसी द प्रोविजंस हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स 15,000 द वर्ड्स 25,000 हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब 115 बीएसी में जाएंगे ना, तो आपकी ये लिमिट चेंज हो जाएगी, जो 15,000 दिख रही है ना, वो 25 हो जाएगी। उल्टा है, बढ़ रही है लिमिट, ज्यादा डिडक्शन दे रहे हैं। पेंशन की बात है शायद, अलाउ किया होगा वैसे। तो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन। ये बात भी अच्छे से की थी अपन ने। कॉम्पनसेशन आपको कब मिल रहा है, जब आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर की जा रही है। उस प्रॉपर्टी को सरकार आपसे जबरदस्ती खरीद रही है, लेकिन उसका पैसा दे रही है। अब जो पैसा मिल रहा है वो कॉम्पनसेशन है। कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स, लेकिन वो कॉम्पनसेशन मिलने में बहुत बार डिले हो जाता है। तो जो डिले हुआ है उसके ऊपर आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस। तो कॉम्पनसेशन की इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं है, इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है, ये पहली कंडीशन है। अच्छा, इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल है, तो उसके सामने कुछ खर्चा आपको डिडक्शन के फॉर्म में इस एंट्री में मिलेगा। अब खर्चे में ऐसा है, कॉम्पनसेशन मांगना सरकार से तो थोड़ा फाइट हो जाता है, कितनी बार एप्लीकेशन करो, उनके पीछे पड़ो। एनहांस कॉम्पनसेशन के लिए तो कोर्ट केस करना पड़ता है, उसमें खर्चे हो जाते हैं। तो फिर असेसी क्या बोलेगा कि यार मेरी इंटरेस्ट की इनकम, मेरा कॉम्पनसेशन टैक्सेबल है, तो सामने फिर मुझे खर्चे का डिडक्शन भी तो दे दो। अब वो खर्चे का डिडक्शन या तो एक्चुअल बेसिस पे हो सकता है या स्टैंडर्ड लमसम बेसिस पे हो सकता है। इन्होंने बोला भाई एक्चुअल बेसिस पे नहीं देंगे, क्योंकि हर कोई अपना लॉयर अलग अलग अपॉइंट करता है, कोर्ट में एप्लीकेशन करता है, किसी का महंगा वकील है, किसी का सस्ता है, तो अब ज्यादा ज्यादा खर्चा दिखाओगे। बोला एक काम करते, फिक्स रेशियो रखते 50%। जितनी आपकी इंटरेस्ट इनकम आई है, 50% माफ, सिर्फ 50% पे ही टैक्स लगेगा। तो ये 50% में आपके एक्सपेंसेस निकल गए समझो। उस बेसिस पे आपको हमने फ्लैट डिडक्शन दे दिया। जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाले में स्टैंडर्ड डिडक्शन था 30%, यहाँ समझ लो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50%, वैसा। तो प्रोविजन इतना कट शॉर्ट कर दिया कि ज्यादा कुछ बचा ही नहीं उसमें। कोई भी मतलब कौन सी पेनल्टी? वो तो कॉम्पनसेशन है, तो वो तो कैपिटल गेन में जा ही रहा है। यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिक। हाँ इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट से ही तो आ रहा है, कॉम्पनसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से ही आ रहा है ना। गवर्नमेंट ही तो आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक तो एकदम स्पेसिफिक केस है, उसके अलावा कुछ कवर नहीं होगा। अदर डिडक्शंस में और भी चीजें हो सकती है, ठीक है, वो जनरलाइज पॉइंट है। वैसे ही बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो और आपने कोई अदर सोर्सेज की इनकम कमाई हो, तो उसके सामने कुछ खर्चा हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है वैसे। उतना उसमें काफी है, और पॉइंट नहीं।
और भी कुछ एक्सपेंसेस की बात हो रही है सेक्शन 58 में, विच आर नॉट डिडक्टेबल। 57 सेक्शन था वो बोलता है डिडक्टेबल, कौन से खर्चे आपको क्लेम करने को मिलेंगे। यहाँ पे बोला है कौन से खर्चे क्लेम करने को नहीं मिलेंगे, ऑपोजिट है। पर्सनल एक्सपेंसेस इम्प्लाइड था। इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस जिस पे टीडीएस काटना भूल गए, और जो इंटरेस्ट पे करना था आउट ऑफ इंडिया, लेकिन आप टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए, वैसा है। नेक्स्ट, एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज पेएबल आउटसाइड इंडिया एंड टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। वही बात हो गई, आउटसाइड इंडिया कुछ भी पेमेंट करना हो जिसपे टीडीएस लगता हो, टीडीएस नहीं काटोगे, खर्चा पूरा डिसअलाउ करोगे, सिंपल प्रोविजन है। फिर एक 40A का रेफरेंस आ रहा है, लेकिन वो पीजीबीपी का सेक्शन है, तो उस चैप्टर पे जब जाएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। आप मेंशन करके रख लो कि पीजीबीपी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप ये टॉपिक पढ़ो और लिखा हो पेंडिंग, तो पीजीबीपी याद आ जाएगा कि हाँ उसमें कवर हो गया है। तो एट द एंड ऑफ द सिलेबस इसमें पेंडिंग कुछ नहीं रहेगा, वो बात क्लियर है। नेक्स्ट, 59 सेक्शन है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम में भी लिख लो विद रेफरेंस टू सेक्शन 41। 41 कवर होता है पीजीबीपी में, और ये सेक्शन भी वहां पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सेक्शन 41 मेंशन कर लो। डीम्ड इनकम का मतलब कि आप इसको अपनी इनकम मानो या ना मानो, डिपार्टमेंट मानेगा और उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। 115BB जो एक सेक्शन है, वो अब खत्म हो चुका है वैसे, AY 23-24 से। तो अब आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने एवाई में नहीं आने वाला है। उसके नीचे वाले सेक्शन में भी सेम चीज है, कैंसिल हो चुका है। और 115BAC आ गया। ये तो फिर लास्ट में एक बार फिर से देखना ही है, अभी इस पे नहीं जाएंगे, चलेगा। तो आपके सारे प्रोविजंस अदर सोर्सेज के कवर अप हो चुके हैं। अब इसके बेसिस पे दे रखे हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। नहीं नहीं, वो बीएससी की वजह से नहीं, वो अदरवाइज ही अमेंड हो गए। तो अमेंड हो गए तो उस पर अपने कुछ दिमाग नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है जो काफी सिंपल से हैं, मतलब आपको खुद भी ट्राई करना है ना एक बार, तो आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं आएंगे तो करवा तो दूंगा डेफिनेटली, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी इच्छा है कुछ नया टॉपिक पढ़ा दूं, क्योंकि इसके समझ में ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है। तो आप एक बार इलस्ट्रेशन ट्राई कर सकते हो। डाउट सेशन में ले लेंगे वापस पूरा, भले सारे भी करवाने होंगे करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार अटेम्प्ट करके देखना, कि वो डायरेक्ट प्रोविजन है। वो ट्राई कर सकते हो, तो कुछ नया पढ़ लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक टॉपिक है, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। ये देख लेते हैं। लेक्चर नया स्टार्ट कर देता हूँ, वीडियो फाइल मिक्स हो जाएगी।